नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं अक्त्वा प्रत्यय। प्रत्यय पे ही चल रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग अक्त्वा प्रत्यय। अब ये प्रत्यय होता क्या है और कहाँ लगाया जाता है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। अब कहता है अक्त्वा प्रत्यय, कहता है जिन शब्द हिंदी के जिन क्रियाओं में, हिंदी में या संस्कृत जिन क्रियाओं में कर लगा रहता है, अंतिम में कर लगा रहता है, उसमें हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे खाकर, पढ़कर, सोकर, जाकर, तो इन क्रियाओं में कर लगा हुआ है। तो इन क्रियाओं में जो कर लगा हुआ है उनमें हमें प्रत्यय लगाना पड़ता है। जो प्रत्यय क्या होता है? अक्त्वा प्रत्यय। ठीक है, हम लिख लेते हैं। हिंदी के जिन क्रियाओं में कर लगा रहता है, कर लगा रहता है, हिंदी के जिन क्रियाओं में क्या लगा रहता है? कर लगा रहता है। ठीक है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? अक्त्वा प्रत्यय लगा रहता है। कौन सा प्रत्यय? अक्त्वा प्रत्यय लगा रहता है। ठीक है, या उसमें लेप प्रत्यय भी लगा सकते हैं। अक्त्वा प्रत्यय के जगह पर एक लेप प्रत्यय भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लेप प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्रिया अकेला रहता है, यदि क्रिया अकेला रहता है तो उसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही क्रिया यदि उपसर्ग या अन्य किसी शब्द के समस्त या उसके साथ में रहता है, तो उसके साथ में रहता है, तब हम कौन सा प्रत्यय का उपयोग करते हैं? तब हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यदि क्रिया अकेली रहती है तब उसमें हम अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही क्रिया जब उपसर्ग या अन्य किसी शब्द के साथ रहती है तब उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, पढ़कर, पढ़कर। ठीक है, अब यह जो पढ़कर है इसमें जो हम प्रत्यय लगाएंगे, पढ़ना क्या हो जाता है? पठ धातु, धातु ये हो गया। और प्रत्यय कौन सा कहता है? जिस क्रिया के अंत में लगने के लिए कौन सा प्रत्यय कहता है? अक्त्वा प्रत्यय कहता है। ठीक है, ये बन के आ जाता है पठित्वा। क्या बनता है? पठित्वा बन के आ जाता है। जाकर, गत्वा, जाकर, गत्वा, यही हो गया। अब कहता है जो क्रिया में उपसर्ग या अन्य कोई शब्द लगा रहता है, अन्य कोई शब्द लगा रहता है, जैसे समझ कर, जैसे समझ कर। ठीक है, इसमें देखिए इसके अंत में फर्स्ट में इसके क्या लगा हुआ है? स उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, जो क्या बन जाता है? अवगत्य, अवगत्य कह सकते हैं या अवगम्य कह सकते हैं, अवगम्य कह सकते हैं। ठीक है, या तो ये अवगत्य होता है या अवगम्य हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इससे पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? इसे पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पूर्व काल में एक क्रिया होकर दूसरी क्रिया का प्रारंभ करता है। कैसे? अब देख लीजिए, पढ़ना एक है और कर यह एक अलग क्रिया है। ठीक है, तो एक क्रिया होकर यह दूसरे क्रिया की ओर चलता है। एक क्रिया होकर यह क्रिया अपना समाप्त कर लेता है, तब जाकर यह दूसरी क्रिया की ओर प्रारंभ करता है। कैसे? वह देखिए, वह खाकर विद्यालय जाता है। उदाहरण है, वह खाकर
विद्यालय जाता है, वह खाकर विद्यालय जाता है। अब इसमें हम देखेंगे तो वह का हो जाता है आपका सह, सह। अब खाकर का हो जाता है खाद, लेकिन अत्वा प्रत्यय लगाना है तो क्या हो जाएगा ये खाद। त्वा कहाँ जाता है, विद्यालयम। जाना का होता है गच्छ। यहाँ कर्ता एक वचन है तो क्रिया को भी हम क्या लगाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में ही रखेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में ही रखेंगे। वह खाकर विद्यालय जाता है, सह खादित्वा विद्यालयम गच्छति, वह खाकर विद्यालय जाता है। ठीक है, तो ये था अक्त्वा प्रत्यय। इसी से अन्य सारे शब्द भी बन सकते हैं, जैसे भू प्लस अक्त्वा भूत्वा, गम प्लस अक्त्वा गत्वा, क्रीड प्लस अक्त्वा क्रीडत्वा, दृश्य प्लस अक्त्वा दृष्टवा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो ये था हमारा कौन सा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा प्रत्यय, दूसरा है यंग प्रत्यय। ये तो हो गया एक अक्त्वा प्रत्यय, दूसरा है आपका यंग प्रत्यय। यंग प्रत्यय। अब यंग प्रत्यय क्या होता है, कहता है बार बार करने के अर्थ में, बार बार करने के अर्थ में जो क्रिया लगती है उस क्रिया में यंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, बार बार करने के अर्थ में। ठीक है, बार बार करने के अर्थ में, करने के अर्थ में क्रिया में यंग प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है, यंग प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, अब जैसे बार बार देता है, उदाहरण के तौर पर देख लेते, जैसे क्या, बार बार देता है, बार बार देता है। ठीक है, सह दे दियते, क्या इसका बन जाता है क्या, सह दे दियते। ठीक है, बार बार प्रणाम करता है, बार बार, वह बार बार प्रणाम करता है, सह ना नम्यते। ठीक है, एक है वह बार बार प्रणाम करता है, प्रणाम करता है, क्या हो जाता है इसका, सह ना नम्यते। ठीक है, ना नम्यते। जहां बार बार का प्रयोग किया जाएगा उस शब्द को भी हम दो बार लिखेंगे, जैसे दियते एक है तो दे दियते, नम्यते नम मतलब नमा मतलब प्रणाम करना होता है तो ना नम्यते। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, अब जहां कहीं टेढ़ा मेढ़ा चलने का अर्थ हो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, तो टेढ़ा मेढ़ा चलने के प्रयोग में, उसके अर्थ में हम प्रयोग करते हैं जंगम्यते। ठीक है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा, इसके अर्थ में हम प्रयोग करते हैं जंगम्यते। ठीक है, जंगम्यते, वह टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सह जंगम्यते। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, किसी क्रिया की निरंतरता, यह जो है इसमें किसी क्रिया की निरंतरता अथवा बारंबारता के लिए हम यंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी क्रिया की निरंतरता या बारंबारता चलने के क्रम में हम कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे भू प्लस यंग, भू है उसमें यंग प्रत्यय हम जोड़ देते हैं, वह क्या बन जाता है, वो भूयते, वो भूयते, दो हो गया। गम प्लस यंग, जंगम्यते। दृश्य प्लस यंग, दरी दृश्यते, दरी दृश्यते। इसी प्रकार ये अन्य सारे शब्द में भी यही यंग प्रत्यय लगाकर हम उसे निरंतरता या बारंबारता के क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, निरंतरता या बारंबारता के क्रम में लगा सकते हैं। तो ये था आपका यंग प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं श्रित और सानच प्रत्यय। कौन सा, श्रित और सानच प्रत्यय। अब ये कौन से प्रत्यय हैं,
श्रित और सानच प्रत्यय, ये कौन सा प्रत्यय है? तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रित प्रत्यय। यदि क्रिया में हुआ, हुए, हुई लगा रहता है तो श्रित या सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्या? तो यदि क्रिया में, यदि क्रिया में हुआ, हुए, हुई लगा रहता है, लगा रहता है तो कौन सा प्रत्यय? श्रित और सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। श्रित और सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? क्रिया यदि परस्मय पदी रहती है, क्रिया यदि परस्मय पदी रहती है तो हम श्रित प्रत्यय, और आत्मनेपदी रहती है तो सानच प्रत्यय। क्रिया यदि परस्मय पदी रहती है तो श्रित प्रत्यय, और आत्मनेपदी रहती है, आत्मनेपदी रहती है तो सानच प्रत्यय लगता है, सानच प्रत्यय लगता है। ठीक है। परस्मय पदी शब्द रहेगा तो श्रित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और आत्मनेपदी रहेगा तो सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, भू प्लस श्रित एक शब्द बनता है भू। उदाहरण में देखते हैं हम, भू प्लस श्रित, भू शब्द है और श्रित प्रत्यय लगाते हैं, भू प्लस श्रित, तो यह बनकर आता है क्या? भवत। क्या बनेगा ये? भवत। ठीक है। क्या बनेगा? भवत। और इसी में जब हम सानच का प्रयोग करते हैं, इसी में जब हम सानच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सानच का प्रयोग करते हैं, भू प्लस सानच, वो भी भवता ही होता है, वो भी भवत ही होगा। भू प्लस सानच, यह भी भवत का ही रूप लेगा। इसका अर्थ हो जाता है आपका होता हुआ। भू मतलब होना होता है ना, इसका अर्थ हो जाता है आपका होता हुआ। क्या हो जाता है? होता हुआ। या हम देखते हैं पच प्लस सानच, पचमान, पच प्लस सानच। एक और देख लेते हैं, पच प्लस सानच जो बनता है क्या? पचमान, जिसमें इसका अर्थ हो जाता है क्या? पकाता हुआ। ठीक है। क्या हो जाता है? पकाता हुआ। ठीक है। अगर हम अब इससे शब्द बनाते हैं तो लड़का दौड़ता हुआ जाता है, लड़का दौड़ता हुआ जाता है, हुआ जाता है। ठीक है। जो ये क्या बनेगा? बालकः धावन गच्छति, बालकः धावन गच्छति। ठीक है। अब दौड़ते हुए लड़के को देखता हूं, दौड़ते हुए लड़के को देखता हूं, यहीं पर शब्द है, दौड़ते हुए लड़के को देखता हूं, दौड़ते हुए लड़के को देखता हूं, जो क्या बन जाता है? धावंतम। इसका हम लिखेंगे तो क्या होगा? धावंतम, धावंतम बालकः, धावंतम बालकम पश्यामि। क्या हो जाएगा? पश्यामि। ठीक है। क्या हो जाता है? पश्यामि।
ठीक है, अब ये हो गया। अब इसकी जो विशेष बातें हैं वह क्या है कि श्रित प्रत्यय जब लग जाता है तो वह उसकी जो क्रिया में श्रित प्रत्यय लग जाता है तब वह शब्द रूप में आ जाता है। किस में आ जाता है? शब्द रूप में आ जाता है। पुल्लिंग में इसका रूप, इस श्रित प्रत्यय का रूप पुल्लिंग में इसका किसके अनुसार चलता है? धावत के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलेगा? धावत के अनुसार चलेगा। और स्त्रीलिंग में ई लगाकर, स्त्रीलिंग में यही जब स्त्रीलिंग के लिए आएगा, ये स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी का रूप चलाते हैं हम। किसका रूप चलाते हैं? नदी का रूप चलाते हैं। और क्लीबलिंग जब रहता है तो क्लीबलिंग में हम जगत के अनुसार इसका शब्द रूप बनाते हैं। किसके अनुसार? क्लीबलिंग में जगत के अनुसार इसका हम शब्द रूप चलाते हैं। ठीक है, और श्रित प्रत्यांत शब्द विशेषण बन जाता है। जो भी श्रित प्रत्यांत शब्द है, जैसे ये जो शब्द बना है यह क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका विशेषण। क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा ये। ठीक है, यह जो शब्द है वो आपका क्या बनेगा? विशेषण बन जाएगा। और कर्ता, जो कर्ता होता है यहाँ पर दौड़ते हुए बालक, अब तो बालक ही दौड़ रहा है, यह जो कर्ता है यह कर्ता क्या बन जाएगा? ये कर्ता बन जाएगा, ये कर्ता विशेष से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विशेष से बन जाएगा। क्या बन जाता है? विशेष से बन जाता है। और इसके बाद सानच प्रत्यांत शब्द का रूप पुल्लिंग में देव के समान चलता है। अब यही इसी को सानच में किसी भी शब्द का वह देव के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है? पुल्लिंग में देव के अनुसार चलता है। और स्त्रीलिंग में आ लगाकर लता चलाते हैं, लता का शब्द रूप चलाते हैं। तथा क्लीबलिंग जब आएगा तो यही क्लीबलिंग में इसका हम अम लगाकर फलम का रूप चलाते हैं। ठीक है, किसका रूप चलाते हैं? फलम का रूप चलाते हैं। समझ में आया? फलम का रूप चलाते हैं इसका। और यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी प्रत्यय की धातुओं से लगे होंगे। सभी प्रत्यय सभी धातुओं से लगेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। अलग अलग भी हो सकता है। कुछ परस्मय पदी धातु में श्रित और आत्मनेपदी धातु में सानच प्रत्यय लगता है, कुछ प्रत्यय में। ठीक है, और कुछ ही प्रमुख क्रिया रूप ही दिए जाते हैं, अर्थात क्रिया को शब्द रूप के रूप में दिया जाता है कुछ ही में। ठीक है, तो इसको समझ लिए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे के प्रत्यय पर चलते हैं। जो आगे का प्रत्यय है हमारा क्या? तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। अब देखिए उसके बाद है तुमुन प्रत्यय। अब तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं वह हम बताते हैं आपको कि चतुर्थी विभक्ति अथवा के लिए के अर्थ में, अर्थात क्रिया में अगर के लिए लगा हुआ रहता है या चतुर्थी विभक्ति लगी हुई रहती है तो उसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लिख लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति अथवा के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय होता है। किसमें होता है? या तो चतुर्थी विभक्ति लगी होगी या उसके अंत में के लिए लगा हुआ रहता है। इससे बना हुआ शब्द क्या हो जाता है? इससे बना हुआ शब्द अव्यय हो जाता है। इससे बना हुआ शब्द कहाँ चला जाता है और क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। अब क्रिया में अगर हम तुमुन प्रत्यय लगा देते हैं, क्रिया में तुमुन प्रत्यय लगा देते हैं तो क्रिया अस्मापिका
हो जाती है, क्रिया अस्मापिका हो जाती है। और तुमुन प्रत्यांत शब्द का प्रयोग जो है वो हम अनेक तरहों से कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किन किन अर्थों में किया जाता है। अब देख लीजिए, सबसे पहला के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहला है कौन सा, के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में, ठीक है। तुमुन प्रत्यय लगाते हैं। अब ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं तुमुन प्रत्यय में पढ़ने के लिए, ठीक है, यह हो गया। पढ़ना का होता है पठ। अब के लिए हम कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तुमुन। क्या हो जाता है ये, पठितुम। क्या हो जाएगा, पठितुम हो जाता है, ठीक है। अब के लिए के अर्थ में वह पढ़ने के लिए आता है, वह पढ़ने के लिए आता है, वह पढ़ने के लिए आता है। तो वह क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है आपका सह। पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, अभी तुरंत हमने बताया है, पठितुम। और आता है आगच्छति। क्या हो जाता है, आगच्छति। क्या हो जाएगा, आगच्छति। या वह पढ़ने आता है, वह भी सही है। वह देखना चाहते हैं, वह देखना चाहते हैं, ठीक है। या वे देखना चाहते हैं, ठीक है, वे देखना चाहते हैं, ठीक है, वे देखना चाहते हैं। वे का क्या हो जाता है, ते। देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, दृष्टुम। क्या हो जाएगा, दृष्टुम। ते दृष्टुम इच्छन्ति, ते दृष्टुम इच्छन्ति, ठीक है। तो के लिए हो गया, के लिए के अर्थ में इसका। अब दूसरा प्रयोग जो है, वह दूसरा प्रयोग यह किस में किया जाता है, दूसरा प्रयोग क्या होता है, सकना, चाहना, शुरू करना। कौन सा हो जाता है, सकना, चाहना और शुरू करना, और शुरू करना आदि क्रियाओं के मुख्य क्रिया रहने पर, आदि क्रियाओं के रहने पर मुख्य क्रिया, आदि क्रियाओं के रहने पर मुख्य क्रिया क्या हो जाता है, गौण क्रिया में चला जाता है, ठीक है। मुख्य क्रिया गौण क्रिया से, गौण क्रिया हो जाता है, ठीक है, गौण क्रिया हो जाता है। अब इसका उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उसने जाना शुरू कर दिया, उसने जाना शुरू कर दिया, उसने जाना शुरू कर दिया। सह गंतुम प्रारब्धः। क्या हो जाएगा, उसने क्या हो जाता है, सह जाना शुरू कर दिया। शुरू करना के अर्थ में भी हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, तो तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग कर देते हैं। क्या हो जाएगा, गंतुम प्रारब्धः, ठीक है, सह गंतुम प्रारब्धः, ठीक है। या वह जा सकता है, वह जा सकता है, ठीक है, सकना हो गया, वह जा सकता है। सह गंतुम शक्नोति, सह गंतुम शक्नोति, ठीक है, वह जा सकता है। अब यदि यहां पर चाहना देख ही लिए, वे देखना चाहते हैं, ते दृष्टुम इच्छति, वह पढ़ना चाहता है, स पठितुम इच्छति, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा इसका अर्थ प्रयोग है, कहां, तीसरा इसका अर्थ प्रयोग है जहां पर्याप्त अर्थ में अलम का प्रयोग होता है, जहां पर्याप्त
अर्थ में अलम का प्रयोग होता है, अलम का प्रयोग होता है। ठीक है, अब अलम का प्रयोग करने पर इसको किस प्रकार से लिखेंगे वह देख लेते हैं हम। वह खाने में समर्थ है, वह खाने में समर्थ है, वह खाने में समर्थ है, वह खाने में समर्थ है। सह भोक्तुम अलम, क्या हो जाएगा इसका? सह भोक्तुम अलम, सह भोक्तुम अलम। ठीक है, वे लड़ने में समर्थ है, सह योद्धुम अलम। ठीक है, ये हो गया। अब इसका चौथा प्रयोग कहां पर होता है? कहता है काल, समय, वेला के अर्थ में। इसका चौथा प्रयोग जो होता है वह कहता है काल, समय, वेला के अर्थ में तुमुन प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? तुमुन प्रत्यय लगता है। जैसे यह पढ़ने की बेला है, यह पढ़ने की बेला है, यह पढ़ने की बेला है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अयम पठितुम बेला अस्ति, अयम पठितुम बेला अस्ति, यह पढ़ने की बेला है। ठीक है, ये हो गया। यह जाने की बेला है, सह गंतुम बेला अस्ति, यह जाने की बेला है, सह गंतुम बेला अस्ति। तो ये हो गया, ये तुमुन प्रत्यय से बना हुआ हो गया। तो तुमुन प्रत्यय भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक बच जाता है हमारा स्त्री प्रत्यय। कौन सा? स्त्री प्रत्यय। वो हम अपने आने वाले क्लास में आपको बताएंगे कि स्त्री प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय लगाने पर उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद।